हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 8th का साइंस विज्ञान भारती चैप्टर नंबर 11 है बल तथा दाब, फोर्स एंड प्रेशर। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर का है दाब का मात्रक है। तो दोस्तों दाब का मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन है न्यूटन मीटर, दूसरा है किलोग्राम, तीसरा है जूल, चौथा है न्यूटन प्रति मीटर। तो दोस्तों जो दाब होता है ना, प्रेशर, ये क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स हमारा क्या है? फोर्स का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है और एरिया का मीटर। तो इस प्रकार से प्रेशर जो होता है, कितना फोर्स किसी एरिया पे हम लगाते हैं वो यानी कि न्यूटन प्रति मीटर, उस प्रकार से इसका यूनिट हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दाब इज़ द राइट आंसर। न्यूटन प्रति मीटर दाब का मात्रक होता है। यदि किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर उस पर लगने वाला उत्प्लवन बल वस्तु का भार अतः इस प्रकार से है। वस्तु जल में डूब जाएगी, वस्तु सतह पर तैरेगी, वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी, वस्तु सतह के नीचे पूरी डूबी हुई तैरेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द वस्तु सतह के नीचे पूरी डूबी हुई तैरेगी। यदि किसी वस्तु को आप जल को पूर्णतः डुबाते हैं तो डूबने पर उसमें अगर उत्प्लवन बल लगता है, जो वस्तु होता है वो पूरी डूबी हुई सतह पर तैरेगी। ठीक है। अगला प्रश्न है मात्रक। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दोस्तों दाब कहते हैं। यानी प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले F अपॉन A। हमारे एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले, ये नीचे वाला होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले दाब को क्या कहते हैं? हम बल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन दे रखा था कार्य, दूसरा है गतिज ऊर्जा, तीसरा है दाब, चौथा है इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 दाब। नेक्स्ट प्रश्न है यदि 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई तथा 1 मीटर ऊंचाई वाले बर्तन को पूरी तरह पारे से भर दे तो उस बर्तन के में पारे का द्रव्यमान होगा। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि द्रव्यमान कितना होगा? 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर दे रखा है किलोग्राम में, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द 13,600 किलोग्राम आपका वो जो बर्तन होगा उसका द्रव्यमान होगा। अब यहाँ पे 136 जो होता है ये पारे का अलग स्पेसिफिक द्रव्यमान होता है। ठीक है, इसलिए 1300 जो यहाँ पे आ रहा है वैल्यू वो पारे की वजह से आ रही है। प्रश्न नंबर 2 है नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। पहला यहाँ पे वाक्य दिया गया किसी तल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं? किसी तल पर लगने वाले, कोई तल है, एरिया है, उस पर अभिलंबवत बल लग रहा है, बल यानी फोर्स लग रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हमने पढ़ा P प्रेशर यानी फोर्स, यानी कि हम कह सकते हैं दाब। दाब बराबर क्या होता है दोस्तों? बल अपान क्षेत्रफल। बल अपान क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर बल अपान क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? हम दाब कहते हैं। इसलिए खाली स्थान में क्या लिख देंगे? दाब। चाकू को रेत कर इसकी धार के क्षेत्रफल को हम क्या करते हैं? जब हम चाकू को रेतते हैं उस पर जब धार लगाते हैं तो क्या करते हैं? उसका जो धार होता है उसके क्षेत्रफल को कम किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो आप देखते हैं उसका क्षेत्रफल कम होता है, नुकीला हो जाता है। समुद्र तट से ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कितने पारे के स्तंभ के बराबर हो जाता है? अगर समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने पर जो वायुमंडलीय दाब होता है दोस्तों कितना हो जाता है? 96 सेंटीमीटर हाइट पारे के स्तंभ के बराबर हो जाता है। ध्यान में रखेंगे 96 सेंटीमीटर हाइट पारे के स्तंभ के बराबर हो जाता है। अगला प्रश्न है वस्तु घनत्व तथा खाली स्थान जल में जल के घनत्व का अनुपात को अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। यानी कि
वस्तु का जो घनत्व होता है और 8 डिग्री सेंटीग्रेड का जो घनत्व होता है, इनके दोनों का अनुपात जो होता है उसको हम अपेक्षिक घनत्व के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब डालती है। जो द्रव होती है दोस्तों वो सभी दिशाओं में समान दाब डालती है। जैसे कि आपने किसी बर्तन में द्रव रखा हुआ है तो देखेंगे इसमें सभी दिशाएं ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह पे वो समान दाब ही डालती है। ऊपर नीचे चाहे जहाँ पे देखेंगे हर जगह वो समान प्रेशर ही लगाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित सही कथनों में सही कथन के सामने सही, गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला यहाँ पे बल में परिणाम होता है किंतु दिशा नहीं होती। ये बात बिल्कुल गलत है। जो बल होता है उसमें परिणाम होता है, दिशा नहीं होती ऐसा, ये बात गलत है। इसके सामने गलत का निशान लगा देंगे। अगला है, पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है। बिल्कुल सही है। जो पृथ्वी के चारों ओर घिरा हुआ आवरण है उसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी नियत स्थान पर वायुदाब अलग अलग समय पर परिवर्तित हो सकता है। जो किसी नियत स्थान पर वायुदाब जो है अलग अलग समय पर परिवर्तित हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। द्रव बर्तन की दीवारों पर क्षैतिज दिशा में दाब लगाती है। ये बात बिल्कुल गलत है। जो द्रव होती है वो बर्तन की दीवारों में समान हर जगह पे समान दाब लगाती है। क्योंकि इसने बोला क्षैतिज से लगाती है तो इसलिए क्षैतिज नहीं लगाती है, हर दिशा में लगाती है और समान दाब लगाती है। अगला है, किसी वस्तु को द्रव में डुबोने पर उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। ये बात सही है गलत है? तो ये बात बिल्कुल गलत है। किसी वस्तु को हम पानी में द्रव में डुबोते हैं तो उसका भार देखते होंगे हल्का हो जाता है, वो भारी नहीं रहता। अगर किसी व्यक्ति को पानी में मान लीजिए नहा रहे हैं स्विमिंग पूल में आप, तो उसमें किसी व्यक्ति को पानी के अंदर उठाएंगे तो बहुत आसानी से उसको उठा लेंगे, लेकिन बाहर नहीं उठा पाएंगे। इसलिए किसी व्यक्ति को कोई भी वस्तु रहती है उसको हम पानी में बहुत भारी रहती है, पानी में आसानी से हम उसको उठा सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। प्रश्न नंबर का है, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल क्या कहलाता है। दोस्तों जो पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर बल लगाया जाता है, आकर्षण जो बल लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, जिसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है गुरुत्वाकर्षण बल को। प्रश्न नंबर का है, इकाई क्षेत्र पर कार्य करने वाला अभिलंबोत बल क्या कहलाता है। इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला अभिलंबित बल क्या होता है, दाब होता है। दाब का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, बल अपान बल बटे क्षेत्रफल। यानी इकाई क्षेत्रफल पर अभिलंबित कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। इस प्रकार से इसकी परिभाषा बनती है। अगला प्रश्न है, वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है, वह ऐसा कौन सा बल है जो किसी वस्तु को पानी में तैरते हुए रखती है, तो उसको हम उत्प्लवन बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं दोस्तों, उत्प्लवन बल कहते हैं। उत्प्लवन बल क्या होता है कि वस्तु को तैरते हुए रखने का कार्य करती है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर का है, जल पंप में कितने वाल्व होते हैं, प्रत्येक का कार्य स्पष्ट कीजिए। जो जल पंप होता है दोस्तों उसमें कितने वाल्व होते हैं और उनका कार्य क्या क्या है इसको भी बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे, जल पंप के 2 वाल्व होते हैं। पहली बात तो एक वाल्व पिस्टन में तथा एक वाल्व पंप की नली में होता है। ये वाल्व पानी को पंप की नली से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। तो 2 वाल्व होता है, एक तो पिस्टन में होता है और एक आपकी नली के पंप की नली में होता है। और ये वाल्व का कार्य क्या आता है, ये वाल्व पानी को पंप की नली से बाहर निकालने का सहायता करते हैं। प्रश्न नंबर खा है, निर्देव दाबमापी का सचित्र वर्णन कीजिए। निर्देव दाबमापी का आपको सचित्र वर्णन करना है तो इसके बारे में आइए देखते हैं। लिखेंगे, निर्देव दाबमापी में किसी द्रव का उपयोग नहीं होता है। जो निर्देव दाबमापी होता है दोस्तों उसमें हम किसी भी द्रव का उपयोग नहीं करते हैं, यह काफ़ी हल्का होता है, इसे निर्देव दाबमापी कहते हैं। इसके अंतर्गत इसके अंदर एक डिब्बा होता है जिसके ऊपर और नीचे का तल लहरियादार धातु से बने होते हैं। डिब्बे पर पड़ने वाला वायुमंडलीय दाब पैमाने पर घूमने वाले एक संकेतक से ज्ञात हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से
निर्द्रव वायुदाब मापी यहाँ पे बना हुआ है। निर्द्रव की बात करते हैं तो यहाँ पे संकेतक लगा होता है। यहाँ पे लीवर आप देख पा रहे होंगे, ये धातु का डिब्बा है, लहरियादार धातु का बना हुआ है। एक कमानी है और एक पैमाना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, उसी का फिगर अलग तरीके से समझाया गया है। अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा बना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा। तो वायुमंडलीय दाब की कमी अथवा अधिकता के अनुसार ही पैमाने पर कमानी से लगा संकेतक घूमता है। जो कमानी से लगा संकेतक होता है, अगर वायुमंडलीय दाब में कमी हो रही है, अधिकता हो रही है, उसी के अनुसार वो पैमाने की कमानी से लगा जो संकेतक होता है घूमता है। संकेतक की स्थिति देखकर किसी स्थान विशेष का दाब ज्ञात किया हो सकता है। संकेतक कहाँ पे है, ऊपर या नीचे, इस प्रकार से हम उसकी स्थिति देख करके हम पता लगा सकते हैं कि उस स्थान पे कितना दाब है। प्रश्न नंबर ग है, साइकिल पंप की कार्यविधि का सचित्र वर्णन। जो साइकिल पंप होता है हवा भरने के लिए, उसकी कार्यविधि कैसी होती है, उसी के बारे में आपको लिखना है। इसमें लिखेंगे, इसमें धातु का खोखला बेलन होता है, जिसके निचले सिरे पर साइकिल में हवा भरने के लिए रबर ट्यूब एवं हवा भरते समय पंप को जमीन पर स्थिर रखने हेतु धातु की एक पटरी लगी होती है। पिस्टन की ऊपरी सिरे पर हत्था लगा होता है। हत्थे से लगी हुई एक छड़ निचले सिरे पर एक धातु की चकती से कसी होती है, जिसके ऊपर चमड़े की आकृति का वाशर लगा रहता है। यह वाशर वाल्व का कार्य करता है। तो दोस्तों, आपने देखा, एक धातु होता है जो खोखला बेलन होता है। इसके निचले सिरे पर साइकिल में हवा भरने का लिए रबर ट्यूब पे एवं हवा भरते समय पंप की ज़मीन पर स्थिर रखने के लिए क्या कर सकते हैं, पटरी का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम पैर में दबाते हैं। और पिस्टन के ऊपर जो सिरा होता है, जो हत्था होता है, हत्था उसके सिरे पर हत्था लगा होता है। हत्थे से लगी हुई जो छड़ होती है, उसके निचले जो सिरे पर एक धातु की चकती से कसी रहती है। जो धातु से जो निचला सिरा होता है, धातु की चकती से कसी रहती है। और उसके ऊपर क्या होता है, चमड़े की आकृति का एक वाशर लगा होता है, जिसको हम वाल्व कहते हैं। ये वाल्व का कार्य करता है। तो इसकी कार्यविधि हम देखेंगे इस प्रकार से। क्या है, जब पंप के हत्थे को ऊपर की ओर खींचा जाता है, तब पिस्टन के सिकुड़ने के फलस्वरूप उसके नीचे वायु कम हो जाता है। जब हम पंप के हत्थे को ऊपर की तरफ खींचते हैं, तब क्या होता है, पिस्टन के सिकुड़ने, जब पिस्टन सिकुड़ता है दोस्तों, उसके फलस्वरूप क्या होगा, नीचे की वायु कम हो जाती है। पिस्टन के ऊपर से हवा दबाव डालकर वाशर के नीचे बेलन में भर जाती है। इस प्रकार से क्या होता है, पिस्टन के ऊपर से हवा जो होती है दबाव डालकर के वाशर के नीचे बेलन में भर जाती है। जब हत्थे को नीचे दबाया जाता है तो पिस्टन के नीचे की वायु पर दाब बढ़ता है। जब हम हवा को नीचे दबाते हैं, पिस्टन को नीचे दबाते हैं दोस्तों, तो नीचे की वायु जो होता है उस पर दाब बढ़ता है, जिसके कारण वाशर के किनारे फैल कर बेलन से चिपक जाते हैं और दबी हुई वायु रबर की नली से होकर ट्यूब में चली जाती है। इस प्रकार से जो दबी हुई वायु रहती है वो किससे होता है, नली से होते हुए वो किस में चली जाती है, जो हमारा ट्यूब होता है, टायर होता है, टायर का ट्यूब होता है, उसमें चली जाती है। साइकिल ट्यूब में भरी वायु के वाल्व ट्यूब पर बाहर से दाब डालने के कारण ट्यूब में भरी वायु बाहर नहीं निकल पाती है। अब उसमें जो एक वाल्व लगा होता है, जो साइकिल में आप देखते होंगे, छुच्ची इसको बोलते हैं, तो उसमें दोस्तों एक रबर लगा रहता है, जिसकी वजह से वो वाल्व होता है। अब उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है तो वो भी पचक जाता है, अंदर दब जाती है। उसकी वजह से अंदर की जो वाल्व वायु होती है बाहर नहीं आ पाती है। ठीक है। पिस्टन को बार बार ऊपर नीचे करने से साइकिल ट्यूब में हवा भर जाती है। तो आप देख पा रहे होंगे, इसका फिगर इस प्रकार से है, आपको देखने में मिले हैं, आप तो डेली देखे होंगे बच्चों ने। ये आपका हत्था होता है, एक छड़ लगी होती है। ठीक है, यहाँ पे एक कसने के लिए इसको एक यहाँ पे दिया रहता है। उसके बाद आपके वहाँ पे जो नीचे वाला हत्था होता है, यहाँ पे एक वाशर से फंसाया जाता है इसको इस चकती द्वारा। उसके बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक ये हमारा रबर की नली है, जो हमारा उसकी बात कर रहा है, वाल्व की बात कर रहा है, जो छुच्ची होती है, छुच्ची की बात कर रहा है। तो ये आगे वाले में हमारा क्या होता है, यहाँ पे छेद होता है, उसके ऊपर हम क्या चढ़ा देते हैं, रबर की नली चढ़ा देते हैं। अब रबर की नली चढ़ी आती है, किसकी बनी होती है, धातु की बनी होती है। धातु की बनी की वजह होने की वजह से क्या होता है, जब इसके अंदर हम हवा डालते हैं, जब ये टायर के ट्यूब में जाती है तो
ट्यूब में तो हवा चली जाती है आसानी से, लेकिन जब तो ये क्या होता है, जब इधर से निकलती है तो जो आगे वाला जो होता है ना रबर होता है, ये सिकुड़ जाता है और ये बाहर नहीं आने देता है, अंदर से हवा बाहर नहीं आने देता होता है इसको। और इसका अगर हम देखते हैं तो फिगर ठीक, अगर हम इसका देखते हैं वाशर हैंड पंप का जो होता है, तो इसमें आप नीचे वाले हिस्से में देख लीजिए, यहाँ पे वाशर लगा होता है। जब इसको ऊपर खींचते हैं तो यहाँ पे वायदे कमी हो जाती है, फिर उसके बाद दबाते हैं, फिर जो यहाँ पे हवा आती है वो किससे इससे नली से होते हुए इसमें चली जाती है, और यहाँ पे एक पतली सी पट्टी लगी होती है जिसको हम पैर से दबा करके रखते हैं, इसकी ये इधर उधर ना भागे। अगला प्रश्न है, उत्प्लावन बल किसे कहते हैं, इसके आधार पर प्लवन का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। उत्प्लावन बल को पहले बताना है और उसके आधार पर आपको जो प्लवन बल होता है उसके सिद्धांत को स्पष्ट भी करना है। तो उत्तर मिलेगा, किसी वस्तु को पानी में या द्रव में पूर्णतः डुबाने पर वह अपने आयतन के बराबर द्रव विस्थापित करता है, उससे उत्प्लावन बल कहते हैं। दोस्तों, किसी वस्तु को हम पानी या द्रव में पूर्णतः डुबाते हैं या आंशिक रूप से डुबाते हैं तो क्या कहता है कि जिसका उस वस्तु का जितना आयतन रहता है उतना ही पानी वो बाहर की तरफ विस्थापित कर देता है, यानी निकाल देता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्लवन बल कहते हैं। उत्प्लवन का सिद्धांत, वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर या इससे कम होने पर वस्तु तैरती रहती है। क्योंकि कार्यरत उत्प्लवन बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार, इसके लिए जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के बराबर होता है तो वस्तु पानी की सतह पर पूर्णतः डूबी हुई तैरती है, इसे उत्प्लावन सिद्धांत कहते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, कई बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो उत्तर लिखेंगे, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। भार में ये आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों, कहने का तात्पर्य है, जब कोई वस्तु हम किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोते हैं तो उसके भार में हमको कमी प्रतीत होती है। वो भार की कमी जो प्रतीत होती है हमको, तो वो किसके बराबर होती है, ये जो आभासी भार में जो कमी हुई है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगी। जितना उसमें कमी प्रतीत होगी उतना ही भार उस वस्तु ने बाहर निकाला होगा पानी से, उसके भार के बराबर होगी। इसे ही हम क्या कहते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल कीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पे है, अब देखते हैं हम न्यूमेरिकल के क्वेश्चन। यहाँ पे पहला यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर का है, 50 मीटर गहरे समुद्र की तली पर दाब क्या होगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहाँ पे P = hg या रो = hg, ठीक है, HDG। समुद्र के तल का घनत्व जो होता है 1.01 × 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। जी का मान हम 10 लेंगे, जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक है, और इसका जो मीटर पैमाना होता है उसको हम नापते हैं जी को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। अब हमें फार्मूला पता है, समुद्र के तल के घनत्व को हम ऑलरेडी दे दिया था, यहाँ पे 1.01 × 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। डी का मान दे रखा है स्मॉल, जी का मान दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और 50 मीटर गहरे समुद्र की तली पर दाब हमको पता करना है, तो यानी P = हमारा हो जाएगा HDG। और हमें अगर H का मान भी दे रखा है 50 मीटर तो H का मान 50 रख दिया। D का मान हमें दे रखा था 1.01 × 10³ और स्मॉल जी का जो मान है वो 10 दे रखा है। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 505 × 10³ या हम दशमलव हटा यहाँ पे लगा देंगे तो 5.05 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि ये हमारा दाब यहाँ से निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, एक हाथी का भार 25,000 न्यूटन है, यदि उसके पैर के तलवों का क्षेत्रफल 0.25 मीटर स्क्वायर है तो उसके द्वारा आरोपित दाब की गणना न्यूटन मीटर में कीजिए। तो इसका फार्मूला दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले हमें जो चीज़ गिवन दे रखी है उसको लिख लेना है। हमें क्या क्या दे रखा है, हमें अगर हम देखते हैं तो भार दे रखा है, ठीक है, भार कितना दे रखा है दोस्तों, यानी कि F = दे रखा है, भार दे रखा है, भार में कितना दे रखा है 25,000, ठीक है। उसके बाद हमें क्षेत्रफल दे रखा है मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में हमको क्षेत्रफल दे रखा है।
0.25 मीटर स्क्वायर में आपको क्षेत्रफल दे रखा है। उसके बाद आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, दाब इक्वल टू होता है बल अपान क्षेत्रफल, या कह सकते हैं पी इक्वल टू एफ अपान ए। प्रश्नानुसार आरोपित दाब यानी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, भार क्या है न्यूटन में लिखना है और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में लिखना है। तो ऑलरेडी सब चीज़ें हमको भार भी न्यूटन में दे रखा है और क्षेत्रफल भी हमको मीटर स्क्वायर में ही दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई यूनिट को चेंज नहीं करेंगे, जैसे है उससे लिख देंगे। 25,000 में पुट कर दिया भार को, 0.25 यहाँ पे रख दिया हमने क्षेत्रफल को। अब हम क्या करेंगे, ये 25,000 दशमलव यहाँ से हटाएंगे, तो जितने दशमलव हटाते हैं उससे दशमलव के ऊपर 1 लिखते हैं, और कितना स्थान पे है, 2 स्थान पे, तो 0 बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ से दशमलव हमारा 25 के आगे से दशमलव हट गया। अब 25 से नीचे आ गया, 25 से हम इसको ऊपर काट सकते हैं, तो 25 का नाम 25 और कितना बचेगा 1000 और यहाँ पे 100 का, तो 1000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, 1 लाख न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। यानी हम कह सकते हैं 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपका जो दाब होगा वो लगेगा। प्रश्न नंबर ग है, बताइए कि जल पंप द्वारा अधिक से अधिक कितनी गहराई से जल निकाले जा सकते हैं। जो जल पंप होता है उससे हम कितनी अधिक गहराई से हम जल निकाल सकते हैं। तो वायुमंडलीय दाब अगर हमारा 76 सेंटीमीटर, पारे के स्तंभ का दाब, पारे का घनत्व दे रखा है 13.6। ये दोस्तों होता है पारे का घनत्व इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो ये पारे का घनत्व होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब हमें दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है, H1 76 सेंटीमीटर, लेकिन हमें सेंटीमीटर में कोई चीज़ नहीं लेनी है, यहाँ पे सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 0.76 मीटर। H2 हमको नहीं पता है, सेकंड नहीं पता है। D1 हमको पता है, D1 हमारा जो पारे का घनत्व है 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, और D2 हमारा है पानी का घनत्व है, पानी का घनत्व होता है 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर। ठीक है, पारे का घनत्व इतना है, पानी का घनत्व इतना है। पानी का घनत्व अगर नहीं पता है तो आपको ध्यान रखना है 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। अब हमें फार्मूला बताता है P इक्वल टू HG D, लेकिन यहाँ पे 2 है तो H1 D1 G और H2 D2G, क्योंकि G दोनों जगह सेम है तो G को G से काट दिया। अब H1 का मान कितना दे रखा है, H1 का मान 0.76 है, तो रख दिया। D1 का मान है 13.6 इंटू 10⁻³ और H2 का मान यहाँ पे दे रखा है H2 इक्वल टू, हमारा H2 हमको नहीं पता दोस्तों, तो हमको ये याद करना है। और D2 का मान हमारा देखा है, पानी का जो घनत्व था 10⁻³ आपका दे रखा है। इस प्रकार से H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2 कहीं पर रहने दीजिए, ये नीचे भेज देंगे, ये नीचे चला जाएगा तो इसके नीचे आ जाएगा। तो 0.75 13.6 इंटू 10⁻³ बटे 10⁻³ 10⁻³ कट गया, 0.076 13.6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10.336 मीटर आपका हाइट आ जाएगी। अतः हम कह सकते हैं जल पंप द्वारा अधिक से अधिक हम 10.33 मीटर गहराई से जल निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं। जो हमारा पिन होता है उसको हम नुकीला क्यों बनाते हैं। उत्तर में लिखेंगे, पिन को नुकीला बनाने से इसका जो क्षेत्रफल होता है वो कम होता है, जिसके कारण दाब में वृद्धि हो जाती है। हम अगर किसी चीज़ को नुकीला बनाएंगे तो हमारा दाब अधिक मात्रा में लगेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा पिन होता है उसके आगे वाला क्षेत्र होता है उसको हम कम कर देते हैं और उससे वो नुकीला बन जाता है और दाब लगाने में आसानी होती है, दाब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगता है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 पद हैं, बाईं ओर के पद के अनुसार बाईं ओर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो दोस्तों जो बाईं वाला है इसमें 4 पद दिए गए हैं, जैसे कि आपका बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो वायु दाब का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला है दाब का मात्रक पास्कल होता है, तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ये खाली स्थान ऑलरेडी दे रखा था इन्होंने, यहाँ पे ऑलरेडी भरा हुआ, तो आप लोग इस प्रकार से भर लीजिएगा। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है, तो आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब होता है। ठीक है, घन मीटर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो वहाँ पे आप लिख लीजिएगा घन मीटर। यदि W1 तथा W2 क्रमशः वस्तु के भार तथा उत्प्लवन बल हो तो अगर हम
W1 क्या है, वस्तु का भार है, और W2 क्या है, उत्प्लवन बल है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से कंडीशन आएगी, W1 लेस देन W2। W1 क्या है, लेस देन W2, वस्तु क्या होगी, तैरेगी। अगर हम इधर देखेंगे तो W1 ग्रेटर देन W2, तो वस्तु क्या हो जाएगी, डूबेगी। अगर वस्तु ज़्यादा भारी है तो क्या हो जाएगी, उत्प्लवन बल कम है, तो क्या होगा, वस्तु पानी में डूब जाएगी, जाहिर सी बात है। अगर मान लीजिए उत्प्लवन बल ज़्यादा लग रहा है और वस्तु हल्की है, तो हमारा जो वस्तु रहेगी वो तैरती रहेगी पानी में। संपर्क तल पर क्षेत्रफल कम, दाब अधिक होता है। जो संपर्क तल होता है, अगर क्षेत्रफल कम है तो हमारा दाब अधिक रहेगा। संपर्क तल का क्षेत्रफल ज़्यादा तो दाब में कमी। संपर्क तल की बात करते हैं, जैसे पिन है, ये हमारा अगर पिन अगर नुकीला है तो अगर संपर्क तल का क्षेत्रफल कम है तो हमारा दाब अधिक लगेगा, बहुत तेज़ी से लगेगा। अगर संपर्क तल को हम चौड़ा कर दिए तो क्या होगा, दाब में कमी हो जाएगी, तो दाब नहीं लगेगा। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।